मैं ब्रजराज फिर से आप लोगों को अपने चैनल ब्रजराज ऑप्टिमल क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री क्लास में आयन्स के बारे में और आयन्स के आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में हल्की सी चर्चा मैंने की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग जो समझे थे, देखिए क्या समझे थे। जैसे है NaCl, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर और इसमें जो आपके प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे कि Na में आपके प्रोटॉन जो होते हैं वो 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 और इसमें 17 और इलेक्ट्रॉन 17, यानी 287, इसमें 281, ये मैंने बताया था। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इसका जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें इक्वल होता है और इसमें भी तो इक्वल होगा। तो NaCl बनने के दौरान जो मैंने कल समझाया था उसी को मैं थोड़ा से एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप लोग कोई भी डाउट नहीं रहे आप लोगों में। देखिए, ये आउटर मोस्ट सेल में इसके 1 है और इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए 1 और इसको चाहिए 7। तो ये इसको डोनेट करेगा और ये इससे लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि ये ले लेता है, ये इसको दे देता है, ठीक है। 11 में से 1 माइनस हो गया, 11 में से 1 अगर ये डोनेट कर दिया तो बच गया इसके पास कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, तो इसके ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और नियरेस्ट गैस कन्फिगरेशन ये फॉलो कर लेते हैं ये दोनों, ठीक, यानी 7 + 1। तो इसके बाद क्या होता है इसी को समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचे, 10, और इसमें कितने बचे प्रोटॉन भी तो 10 बचेंगे ना, यानी वो इक्वल हो जाते हैं। मैंने अभी समझाया तुरंत कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक नेगेटिव चार्ज के इक्वल रहता है इसमें, ठीक है। यानी ये जो होता है इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी इससे मैंने 1 निकाल लिया, ये डोनेट कर दिया, तो ये जो इसके 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो 10 प्रोटॉन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। तो अब इसमें से, लेकिन प्रोटॉन तो एक और है, तो इसको ये तो किसी और के साथ डोनेट नहीं हो पाएगा, किसी और को ये तो देगा नहीं। इसीलिए ये आपका Na जो है सोडियम, वो आपका आयंस में पॉजिटिव चार्ज होता है, समझे। यही रीजन है, ये Na+ हो जाता है। यानी इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो एक सिंगल बचे हुए रहते हैं और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह से उसमें वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे NaCl का कल मैंने बताया था। आज देखिए NaCl में क्या समझाए थे, Na और इधर Cl, ठीक है। इसमें मैंने समझाया था आपको, इसमें 2 2 4 2 6 7, यहाँ पे प्लस, ये इससे कन्वर्ट होकर के इस जगह इसके इलेक्ट्रॉन को भर देता है और ये इसका चैम्बर पूरा हो जाता है। यही समझाया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्योंकि एक टॉपिक आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ डू दे रिएक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो उसमें एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप ले सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी वजह से फिर आगे हम लोग इसको जो एग्जांपल मैं दूंगा उसमें ये क्लेरिफाई हो जाएगा और भी अच्छी तरीके से। चलिए अब देखिए, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं MgCl2 होता है। मैग्नीशियम का कितना 282, ठीक। तो ये इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस कौन सा होता है, नियॉन होता है ना। तो ये अपने नियरेस्ट गैस कन्फिग्रेशन फॉलो करेगा, यानी नियॉन के करीब आना चाहेगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। और Cl2 जो है वो क्या करेगा, इससे एक लेगा। तो इसका देखिए, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, Mg2+, ठीक है, Cl2-, इसमें इस तरह बिठा दिए, ठीक है। देखिए आया, यही है। यानी ये जो होता है मैग्नीशियम का, आपको 2 इसका एटम है, ठीक है। ये इसको हम लोग इस तरह से एक स्टेप अगर हम देखें, वो इसके पहले स्टेप में हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। Mg से ये इसके क्लोरीन में 2 क्लोरीन है यहाँ पे, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसे 2 2 4 2 6 इसके साथ, इसे यही आकर के यहाँ पे कन्वर्ट होकर के MgCl2 बन जाता है, समझे। यानी मैग्नीशियम के, देखिए मैग्नीशियम ये न्यूट्रल है, तो इसमें से क्लोरीन के साथ ये ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर इसका एक एटम इसके साथ ट्रांसफ़र कर रहा है, और तब ये MgCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं टू द टॉपिक आज का। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके पहले थोड़ी सी चर्चा फिर से इसमें हम लोग कर लें NaCl के, जो आखिर ये लोग इसके बीच में क्या होता है। NaCl जो होता है इसमें ये बनता जो है, कैसे बनता है, इसके आयंस के बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे से जो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे से जुड़ते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके कारण वो एक बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनने के बाद फिर तब वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक। और इसी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका क्या है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आता है फिजिकल स्टेट, यानी इसका जो होगा फिजिकल स्टेट में ये किस अवस्था में होंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए फिजिकल स्टेट में सबसे पहले ये जो होते हैं कैसे होते हैं, इसके आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इस टर्म को समझिएगा, यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है, इसको समझिए। यानी ऐसा सॉलिड जो कि सॉलिड तो हो लेकिन टूट भी जाए, ठीक है। अब समझिए, देखिए जिसको हम सॉलिड कह रहे हैं वो टूट भी जाए, ऐसा सॉलिड क्या होता है, तो उसी सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक। यानी उसमें जो होता है कुछ फ्रेजिलिटी रहती है, यानी कि कुछ उसकी कुछ कमजोरी होती है। जैसे इसका एग्जांपल सिंपल सा देखिए,
हम लोग खाते हैं ये बचपन में खाया होगा चौक पेंसिल, वो होता तो है सॉलिड ही, लेकिन वो क्या होता है, टूटता भी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट में क्या मंच, वो सब क्या होता है, एक तरह से सॉलिड कह सकते हैं, लेकिन वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें कि 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं, लेयर उसका 3 डायमेंशनल स्पेस बना होता है, समझे। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा होता है कि ये सॉलिड तो है, लेकिन वो अगर उस पर हम लोग कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो टूट भी जाए, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, अभी जैसे इसके आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये एक दूसरे से जुड़ने के बाद आपस में सटते हैं, यानी आपस में जुड़ करके ये सॉलिड फॉर्म में आते हैं, और वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है, जनरली ये सॉलिड में होता है, जैसे कि सॉलिड में क्या होते हैं, एक सब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से सटे होते हैं, वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। फिर इसमें अगर जैसे हीट देंगे, तो हीट देने के बाद क्या होगा कि ये इसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे अलग होंगे, यानी कि लिक्विड में इसीलिए होता है, क्या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हल्के एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, और फिर आपके गैसेस में ये और भी बिखराव हो जाता है, जिसमें विसरण ज़्यादा होता है, जो कि हम लोग कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने के बाद सेंट बहुत तेज़ी से फैलता है, तो उसमें क्या होता है, यही इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिखर जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि वो सॉलिड होते हुए भी कमज़ोर होते हैं, उस पर बल लगाने के बाद वो टूटने लगते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, यानी पानी में वो घुलते हैं। अब कैसे घुलते हैं इसको थोड़ी से समझने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, जैसे जैसे है आपका ऑक्सीजन में कितना 6, 1 2 3 4 5, ठीक, 2 3 3 6, इसको ऐसे बना सकते हैं, 2 1 3 4 हो गया, 3 2 5 1 6। और हाइड्रोजन, तो देखिए इसको चाहिए कितना 2, ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको चाहिए 2, तब ये अपना जो है पोस्ट पूरा कर सकेगा, और इसको चाहिए डुप्लेट रूल के हिसाब से 1 आयंस चाहिए। ठीक, तो ये क्या करेगा, दोनों तो अधूरा है, तो इसी जगह होता है कोवैलेंट रिएक्शन, आपका कोवैलेंट रिएक्शन कह सकते हैं, या ठीक है, यानी ये म्यूचुअल आयंस का आदान प्रदान होता है, यानी ये इससे एक लेता है और ये इसको एक देता है। ठीक, तो जिससे क्या होता है कि इसके भी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाते हैं और इसके भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी बेईमानी इसमें ये होती है कि जब ये लेन देन हो जाता है तो ऑक्सीजन जो होता है वो कहता है कि मैं फिर अब लेन देन नहीं करूँगा, यानी कि मेरा जब इधर ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो चुका है तो वो इस तरह से फिर वो हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि एक पोल बन जाते हैं। इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वाटर जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, बाय नेचर वो पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज भी हो जाते हैं और निगेटिव चार्ज भी हो जाते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इधर हो गया ये, और ये निगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन ये लिए है ना, जो लेता है इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव चार्ज रहता है, इसीलिए नेगेटिव पोल, यानी कि इसमें पोलर डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये पोलर नेचर के हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें NaCl अगर मान लीजिए कोई किसी बीकर में हम लोग NaCl मिलाते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक पहले से आपके ये
वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, तो ये क्या करते हैं, इस पे अटैक करना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी इस पे क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोग जान चुके हैं Na+ होता है, Cl- होता है, तो ये इसको, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, हम लोग समझ रहे हैं, तो ये इसको माइनस वाला प्लस को घेरेगा, यानी O यहाँ से आएगा इसके साथ इस तरह से, ठीक है। O जो है वो Na+ को घेरेगा और H जो है वो Cl को घेरेगा, क्योंकि H+ है, ठीक है, यानी पॉजिटिव है इधर, वो निगेटिव को घेरेगा। इस तरह क्या होगा कि NaCl के आयंस टूट जाएंगे और वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ, मैंने आपको समझाया कि नमक जो है वो पानी में घुलता कैसे है। नमक पानी में इसीलिए घुलता है क्योंकि उसके आयंस जो होते हैं वो पानी के आयंस द्वारा वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े सॉल्युबिलिटी, और इसी तरह इसमें कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं घुलते हैं, जैसे बेंजीन हुए, अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ। सपोज मान लीजिए कि इसी में पानी में ही अगर ये पोलर नेचर पानी का नहीं होता, इसमें भी नहीं घुलता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, नहीं घुलता, लेकिन बाय नेचर इसमें होता है, इसीलिए ये घुलता है इसमें। समझे बात को। अब आते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज में। तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब देखिए, समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हम लोग पहले देखे इसको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके होते हैं, तो इसके बिखराव के लिए ज़रूरत होती है कि इसमें हीट दिया जाए, और हीट देने के बाद क्या होगा, इसके पार्टिकल्स तब एक दूसरे से हटना शुरू होंगे। सपोज इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप लोग एक रूम में सब कोई पढ़ रहे हैं और एकाएक उसमें सांप आ जाए, तो क्या होगा, आप लोग एक जगह से दूसरे जगह से भागने लगेंगे। तो वही होता है। तो इसमें अगर हीट देते हैं तो उसके अणु, उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बिखरना शुरू होता है, और वो, लेकिन हाँ, उसका जो होता है एक पॉइंट होता है, सबका अलग अलग, सब आयनिक कंपाउंड का कुछ का कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो होता है धीरे धीरे पिघलना शुरू होते हैं, या उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। समझ गए। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज होता है कलर इन द फ्लेम, यानी इनका कलर भी चेंज होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं सोडियम का। सोडियम क्या कलर देगा, सोडियम को अगर ब्लू फ्लेम में जलाइएगा तो वो अपना कलर येलो छोड़ता है, ठीक है। और पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं वो कौन सा कलर देते हैं, वायलेट कलर देते हैं, ठीक। और बेरियम जो होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं। समझ गए। फिफ्थ प्रॉपर्टीज आती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, इसमें थोड़ी देखिए बारीकी चीज़ क्या है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड में जो होते हैं इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक इससे पास नहीं हो पाता है, ठीक। तब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसको हम लोग इसके लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं इसको, ठीक है। यानी लिक्विड फॉर्म में कैसे, जैसे मैंने अभी समझाया कि वाटर के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो इसको तोड़ देते हैं, यानी NaCl को अलग अलग आयंस में तोड़ दिए, Na+ को अलग, Cl को अलग, यानी वो पानी में पूरी तरह से घुल गया। घुलने के बाद क्या होता है कि वो उसमें हीट तक, वो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग अच्छी तरीके से पास करा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल पुराने ज़माने में या अभी भी होता है कि नहीं पता नहीं, कि अर्थिंग में जो है नमक दे करके टेस्ट किया जाता है कि वोल्टेज आया कि नहीं आया, पहले तो किया जाता था, ठीक। यानी उसमें NaCl दिया जाता था, टेस्ट किया जाता था, समझे। ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। उसके बाद होता है कि आयोनिक रिएक्शन, लास्ट प्रॉपर्टीज है, इसको देख लीजिए। आयोनिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसके आयंस जो होते हैं दूसरे आयंस से रिएक्शन करते हैं और फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर चेंज होता है इसका। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं AgNO3,
3 प्लस NaCl, NaCl ये किस में कन्वर्ट होगा? देखिए AgCl प्लस NaNO3 ठीक है, यानी AgNO3 प्लस NaCl, यानी Ag चला गया Cl के साथ और Na आ गया NO3 के साथ। यानी हम लोग देखें क्या, सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? सिल्वर क्लोराइड में और सोडियम नाइट्रेट में। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि आयोनिक रिएक्शन भी इसकी एक खास प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े? आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छी तरह से जान गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा कि केमिस्ट्री में जो मैंने पढ़ाया उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये अच्छा ही रहेगा और पढ़ाई में क्वालिटी आपको मिलेगी। हाँ, एक बात और, ये मत सोचिएगा कि ये 10th की चीज़ें हैं। इसको एज ए मेरा टारगेट यही है कि मैं बेसिक को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं ताकि कोई इसमें डाउट नहीं रहे, यानी बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो। ठीक है, जैसे देखिए बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक, इसमें क्या डिफरेंस है? चलिए आज का सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, यानी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक, दोनों का यूज़ आप लोगों को खाना बनाने में ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है, क्या बारीकी डिफरेंस है, इस चीज़ को आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।